न्यायपालिका जिस पर देश की जनता भरोसा करती है और एक न्यायाधीश जिसे इस साख को बरकरार रखने के लिए तमाम नियम, संयम और शर्तों से गुजरना पड़ता है, हस्तक्षेप देखने पड़ते हैं। इन तमाम उलझनों, इन तमाम नियमों, संयमों से हम रूबरू होंगे जस्टिस ऋषिकेश रॉय साहब के साथ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि देश की जनता न्यायपालिका पर बहुत भरोसा करती है। इसके बावजूद हायर जुडिशरी के कई ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके इस तरह के अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं, जिन पर शायद लोग ये सोचने लगे हैं कि किस तरीके से ये जज बन गए और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है? लोगों को नज़र नहीं आएगा। अब हमारे हायर जुडिशरी में जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है 34 जज होते हैं, अभी 32 है, और पूरे हाई कोर्ट के जजेस में मान लो 1000 जज है, तो बातें होती है तो 1 या 2 जज की है ना। तो इसलिए ज़्यादातर जो जज है हायर जुडिशरी में वो अच्छा काम कर रहे हैं, और कैसे काम करते हैं उसका भी हम लोग को बताया गया है। आपको मालूम होगा बेंगलोर प्रिंसिपल जो जज लोग फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल में 99% जज उसको फॉलो करते हैं। हाँ, ये है कि भाई अगर एक जने का भी कुछ दूसरी तरह का व्यवहार वगैरह सामने आती है तो लोगों को उस पर जिज्ञासु होती है। लेकिन मैं आपके जो व्यूअर है उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि ज़्यादातर अगर जुडिशरी में ज़्यादातर अगर काले होते तो जुडिशरी नहीं चलती, ये आप भरोसा रख के चलिए। मुद्दा ये है कि ऐसे अजीबोगरीब बयान आ जाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है और शायद सुप्रीम कोर्ट के या भारत के मुख्य न्यायाधीश के हाथ भी इस ओर कार्रवाई करने में बंधे हुए हैं। तो कदम नहीं उठाए जाने की वजह से भी कई सवाल खड़े होते हैं। मौजूदा हालिया उदाहरण जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब का है, तो उस पर अब तक क्या कदम उठाया गया है? अगर आप इस बारे में कुछ जानकारी दे सकें। आपका जो सवाल है उसमें एक तो उसको दो पहलू उसका है। जो लोग हायर जुडिशरी में बसे हुए हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि वो किसी को ना डरे और किसी से कुछ इन्फ्लुएंस ना होए वो लोग अपना जजमेंट दे। तो इसीलिए हर एक जो जज बने हुए हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उसको हमारे कानूनन स्तर पर एक रक्षा कवच उनको दिया जाता है ताकि आप किसी से ना डरे और आप किसी से ना इन्फ्लुएंस हो। ये रक्षा कवच की काम जरूर करते हैं। इसीलिए जो एक आध जो आपने बताया अगर कुछ गलत भी करते हैं तो वो रक्षा कवच उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें आपने सही बोला कि चाहे चीफ जस्टिस हो या अपना जो सिस्टम है उसका क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका रक्षा कवच इतना मजबूत है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन दे तो वही उनको भी सुरक्षा देती है। जो हमारे मान लो कुछ गलत तरीका कर रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है या चाहे कोई ट्रांसफ़र का अक्सर देखा जाता है, ये प्रोसेस इतना उसका कोई असर ज़्यादा नहीं दिखता है। इसीलिए सवाल ये ज़रूर उठेगी और जब तक कानून ऐसे ही रहेगा तो ये सवाल उठता रहेगा। लेकिन इसमें वो जो रक्षा कवच वाली चीज़ है कि सब लोग को बिना डरे, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए जजमेंट देना है, इसीलिए वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। माय लॉर्ड, जैसा कि देखा जाता है आम जनता के मन में तमाम सवाल उठते हैं कि एक अजीबोगरीब बयान एक जज का आता है और वो जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ क्या कदम उठाया गया है ये भी जनता को नहीं पता है और अब तक कोई इस बारे में आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश का आदेश भी नहीं आया है। चूँकि महाभियोग प्रक्रिया बहुत जटिल है और जैसा मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं और मुख्य न्यायाधीश के हाथ भी बंधे हुए हैं,
तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन लिया गया है? पांडे जी, आप हमें माय लॉर्ड नहीं बोले, इसमें मैं खुशी होऊंगा, क्योंकि मेरा अभी अवसर प्राप्ति हो गई है, तो मैं जज के कुर्सी में नहीं हूँ और मैं ऑर्डिनरी आप जैसा ही मैं सिटीज़न हूँ, तो इसीलिए हम उसी तरह से वार्तालाप करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल उठाया है कि इसका क्या हो रही है कार्रवाई और इसमें कोई आप लोगों को सूचना नहीं मिल रही है, कोई इंडिविजुअल केस के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस मुद्दा आपने उठाया है उसमें एक इन हाउस इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है चीफ जस्टिस द्वारा, और उनसे शो कॉज उनको दिया गया है, एक्सप्लेनेशन उनकी उनको बुलाया गया है, और एक्सप्लेनेशन में जवाब उनका जो आया है उसमें या तो कर सकते थे भाई उसका खारिज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसको आगे बढ़ा के एक इन हाउस प्रोसीजर है इंक्वायरी का, वो अभी चालू है, तो उसके आगे कार्रवाई जो होगी उसका आखिर में रिज़ल्ट जो होगी ये आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी का अगर इंक्वायरी है उसके बाद चीफ जस्टिस साहब तुरंत उनके ऊपर कुछ ऐसा करे कि भाई वो सेवानिवृत्त हो जाए, ऐसा ऑफ कोर्स हमारे लॉ में ये पॉसिबल नहीं है। जस्टिस शेखर यादव ने माफ़ी मांग ली थी कोलेजियम के सामने, लेकिन उनसे सार्वजनिक माफ़ी के लिए कहा गया था। पहले उन्होंने शायद ये कहा कि वो ऐसा कर देंगे, लेकिन फिर बाद में उनका विचार बदल गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो आगे कार्रवाई है, इन हाउस जो जांच है, वो आगे बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। और आपने जैसे आपको खबर है, उन्होंने कॉलेजियम मेंबर्स के सामने, उसमें मैं भी उस कमरे में मैं भी था, तो उन्होंने ज़रूर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा मेरे से गलती हो गई और मैं माफ़ी मांगने के लिए आपके सामने तैयार हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो प्राइवेट एक गैदरिंग में नहीं कहा था, उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में कहा था, तो इसलिए उनको रिक्वेस्ट किया गया कि ये अच्छा होगा अगर आपको मन में अगर सही में आपको कोई ऐसा लगे कि हमने कुछ ठीक नहीं कहा, तो आप कोई भी पब्लिक फंक्शन में, फोरम में बोल दीजिए। तो जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर इसमें आगे बढ़ूँगा इसमें। लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उन्होंने उसको मना कर दिया। तो उसके बाद अभी जो इन हाउस इंक्वायरी जो चल रही है, पहले उनको कारण दर्शाने का एक नोटिस किया और फिर उसके बाद उनका जवाब आया, फिर उसके बाद जवाब में हम लोग माने जो चीफ जस्टिस साहब से वो जवाब से उनको सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इसके लिए उन्होंने अगला कार्रवाई वो इंक्वायरी का भी सिलसिला जारी है। 2 दशक तक आप हायर जुडिशरी से जुड़े रहे, इतने करीब से आपने देखा, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितने नियमों और संयमों से एक जज को गुजरना पड़ता है, कितनी अलग लाइफ होती है एक सामान्य व्यक्ति से। एक जज जो आम जो पहलू है, एक जज को आप लोग देखते हैं या कोई भी आम जनता देखते हैं 10 से 5 जो कोर्ट का कार्रवाई है, अलग अलग टाइम होता है, लेकिन मान लो 10 से 5, लेकिन 10 से 5 के बाद में भी जज लोग अपने कोर्ट के कार्रवाई के साथ या उसके फाइल के पढ़ाई के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग कहीं भी अगर जजेस का इकट्ठे होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, कहीं वर्कशॉप होता है, हमेशा हम लोग कहते हैं कि ये जज इज़ 24/7। उनका ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि जज का ज़िंदगी 10 से 5, उनका 24/7 उनका ज़िंदगी रहता है। और पूरे 24/7 में वो अपना ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि सबको लगे, चाहे किसी को रास्ते में भी दिखे, बाज़ार में भी दिखे या कहीं चलते चलते दिखे, कि भाई ये जज का व्यवहार जो होता है वैसे ही वो निभा रहे हैं। अब मैं अपना बारे में बताऊंगा कि मैं जज हुआ 2006 में हाई कोर्ट का। तो उस वक़्त मेरा था, मैं जुड़ा हुआ था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, और एक ट्रिब्यून, असम ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर गुवाहाटी में, मैं दूरदर्शन गुवाहाटी के साथ जुड़ा हुआ था, उनका प्रोग्राम वगैरह कर रहा था। एक गुवाहाटी म्यूज़िक सोसाइटी था, उसका मैं प्रेसिडेंट था।
सो ये 3 चीज़ें खासतौर से मैं बताना चाहूँगा। कुछ स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये सब चल रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे जज होने की आमंत्रण आई तो मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी हम सीनियर एडवोकेट बने और बहुत अच्छा मुकदमे चल रहे थे, कुछ पैसे भी आ रहे थे। तो मैं सोचा, और ये सब मेरा जो ज़िंदगी का दूसरे जो पहलू है, ये सब में भी मुझे काफ़ी दिलचस्पी थी, और मुझे तो ये सब गंवाना पड़ेगा जब जज होएंगे। लेकिन जिस दिन हम जज हुए, हमारा गुवाहाटी म्यूज़िक सोसाइटी भी रिश्ता छूटा, फिर गुवाहाटी दूरदर्शन से भी रिश्ता छूटा, और फिर असम ट्रिब्यून और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो मैं लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट था उस वक़्त, वो भी छूट गया। यानी कि सब त्याग करना पड़ा। हाँ, ये आप त्याग समझिए या जो भी हो, ये तो देश के लिए हम लोग काम करते हैं जब जुडिशरी में रहते हैं। तो ये त्याग भी मैं नहीं समझता। ये आपको एक किन चंद लोगों को आपको हायर जुडिशरी का आमंत्रण आता है, और अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई इसमें कुछ कष्ट करके बनना है, लेकिन कष्ट करने आपके प्रतिभा के द्वारा जब आप आमंत्रित होते हो, वही सबसे सही तरीका है हायर जुडिशरी में एंट्री होने का। और संयोग से मुझे जब आमंत्रण आया तो मैंने तो मना कर दिया था। तो मुझे फिर चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त जस्टिस सुदर्शन रेड्डी थे, और हमारी वाइफ थी चंदना, उनको भी थोड़ा सा ऐसा था कि भाई जुडिशरी में जाने से अच्छा ही है। तो इन दोनों के, एक तो कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब का प्रेशर, और घर में होम मिनिस्ट्री का, आप जैसे कह रहे हैं चंदना जी का प्रेशर, तो दोनों का प्रेशर में मुझे हाँ करना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला करीब 2-3 हफ्ता चला। चीफ जस्टिस और हमारा हम ना करते रहे, उन्होंने कहा हाँ ऋषिकेश आप क्या सोच रहे हो, तो आखिर में मुझे हाँ करना पड़ा। नहीं, आपके चुटकुलों और आपके ह्यूमर की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी दाद दी, और ख़ास बात यही है, आपके बेंच में रहते कभी भी अचानक कोई ऐसी बात सामने आती थी जिससे सभी का जो मन है वो पुलकित हो जाता था, खुश हो जाता था। और कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर जो हियरिंग है वो बड़ी बोरिंग होने लगती है। तो इस बारे में तो मैं भी जानता हूँ, और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपके सेवानिवृत्ति वाले दिन ये कहा। सर, मेरा अब जो अगला सवाल है वो हमेशा जब भी सत्ता बदलती है तब हायर जुडिशरी पर उठने लगता है। सत्ता में कोई नया दल आता है तो वो सवाल खड़ा करता है कोलेजियम सिस्टम पर। कितना ज़रूरी है कोलेजियम सिस्टम, और क्या कोलेजियम सिस्टम के अलावा कोई और उपाय नहीं है? क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप कोलेजियम सिस्टम के गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों से हायर जुडिशरी पर लगते आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम जो अभी मौजूद है, उसका एक ऑल्टरनेट इससे बढ़िया सिस्टम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर ऑल्टरनेट इससे बढ़िया सिस्टम अगर आए तो उसको अडॉप्ट करना कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में आप सोच लीजिए, अक्सर क्या बोला जाता है कि आप अपने मित्र को या अपने परिवार के संबंधियों को आपने जज बना दिया। तो ऐसा अगर होता, आप हमारी तरफ देखिए, मैं फर्स्ट जनरेशन वकील हूँ, मेरा फैमिली का किसी के साथ जुडिशरी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो हमारे जैसे लोग भी तो कॉलेजियम सिस्टम की ही थ्रू जज बने हैं। और ये भी बात है, जब सरकार के हाथ के ऊपर जज बनाने का था उस वक़्त भी बहुत बहुत बड़े जज है, जैसे आपने कृष्णा अय्यर साहब थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब, वो तो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए थे। और इस तरह से कई और उदाहरण हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स या उसके साथ जुड़े हुए लोग जज बने, लेकिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली जज बनने का, उन्होंने फिर अपना जो दूसरा उनका हुलिया था वो पूरा त्याग दिया उन्होंने। उस दिन वो जो ब्लैक रोब के साथ वो जज बने, ओथ लिया, उसके बाद उनका पूरा मन का जो स्थिति है या कैसे तौर तरीका है, सब कुछ बदल जाता है। और ये हमने खुद देखा, अपने कई मित्र हैं, अजीत मित्र हैं, और सिर्फ असम में ही नहीं और जगह, मैं केरल में भी चीफ जस्टिस था, तो हमने देखा वहाँ भी, जब मान लो आप स्टूडेंट है तो अगर केरल में हैं आप कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में अक्सर जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब आप जज बन गए तो उसके बाद उसके पार्टी के साथ कोई ये नहीं है।
लेकिन एक बहुत गहरी चीज़ है इसमें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इसमें सोचना पड़ेगा। मान लो आप आज रूलिंग में हैं और अपोजिशन के लोग कोर्ट का सहारा लेने उनको मजबूरी किया जा रहा है, कल आप भी ओपोजिशन में आ सकते हैं। इसीलिए जुडिशरी के साथ छेड़खानी कोई भी मेच्योर रूलिंग पार्टी के लिए मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और जितना ही रूलिंग पार्टी इसमें मेच्योर तरीके से सोचेंगे और उस तरह से वो लोग काम करेंगे, मेरे ख्याल में ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्या ऐसा होता है, रूलिंग पार्टीज न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती हैं? इसका मैं अगर अपना उदाहरण दूं, आज तक आपने बोला मेरा कम से कम 2 दशक 20 साल, मुझे आज तक हमें अक्सर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से ऑफिशियल फंक्शन वगैरह में हमारा मुलाकात होता है, और लेकिन हमारे ज़िंदगी में ये 2 दशक की जज की ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और आप ये भी देख लीजिएगा कि ये है एक्स है, इनको हम दूसरे तरीके से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये जो पहुंचने का कोशिश करते हैं उनको ही मालूम है कि इनके बाद जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका रेपुटेशन उसके ऊपर बहुत एक कवच होती है। और दूसरी बात ये है कि ये अप्रोच वाली बात लोग सोचते हैं, लेकिन इसमें एक आध तो आप लोग को मालूम ही है, आप लोग तो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, बट मेरे ख्याल में ज़्यादातर तकरीबन 100%, पूरा 100% नहीं होने से भी तकरीबन 100% हम लोग प्रेशर में नहीं काम करते हैं। गलती हम लोग का भी होता है, आम आदमी का गलती तो होता है। आप जज की कुर्सी में बिठा दिए गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप, गलतियां जजों से भी होती हो सकता है, ये ह्यूमन की टेंडेंसी है। और जो परसेप्शन है जनता का, जो एक कि भाई इसमें क्यों ऐसा जवाब दिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया या मीडिया का इतना नज़र रहती है, केस शुरू होने से पहले ही लोगों को मन में है भाई इसका यही नतीजा होना चाहिए, धारणा बना लेते हैं, चाहे उनको इसके बारे में कुछ अच्छी तरह से ज्ञान हो या नहीं हो, या कार्रवाई कोर्ट की कैसी होती है उसके ज्ञान हो या नहीं हो, फिर भी वो अपना धारणा बना लेते हैं कि इसका यही होना चाहिए। लेकिन जज को उनके सामने जो कोई भी मामला जब आते हैं तो उसको आर्गूमेंट होती है दोनों तरफ से, फिर उसके बाद उनको लॉ दिखाया जाता है, फिर लॉ के तरीके से जरिए क्या फैसला होना चाहिए, क्या जस्टिस होना चाहिए, फिर वो जज साहब या जज साहिबा तय करती है। तो ये फाइनल जो बातें हैं ये आम जनता को उनको पास ये मौजूद नहीं है। और मान लो एक आर्गूमेंट हुआ, मान लो 4-5 दिन उसका आर्गूमेंट हुआ, जो टिप्पणी कर रहे हैं उन्होंने 4-5 दिन का तो आर्गूमेंट नहीं सुना है। तो जैसा कभी मान लो 11 बजे एक शब्द बोले और फिर आखिर में उस शब्द के बारे में आखिर में जजमेंट में नहीं दिखा, तो अरे जज साहब तो ये कह रहे थे लेकिन आखिर में ये तो हुआ नहीं। लेकिन वो 4-5 दिन का जो बहस चला और जो उनको कानून दिखाया गया, तो जज साहब तो कानून के हिसाब ही या संविधान के हिसाब से ही तो फैसला देंगे। तो ये अक्सर उसमें थोड़ी सी समझने में मेरे ख्याल में मुश्किल होती है। चूँकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया है, तो मैं एक जिक्र लाना चाहूँगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के घर एक देश के बड़े नेता पहुँचते हैं अचानक, और उसके बाद सोशल मीडिया में कोलाहल मच जाता है, सार्वजनिक चर्चा होने लगती है। जो एक धड़ा उनको बिल्कुल फेयर और बेहतर बता रहा था, वही धड़ा पूरी तरह से उलट हो जाता है, उनकी राय बदल जाती है। क्या जजों का निजी जीवन घर में भी निजी नहीं है? देखिए, आप जिन हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग एक साल लॉ कॉलेज में पढ़े हैं, तो एक ही बैच में हैं हम लोग, तो हमारे मित्र भी हैं। और उन्होंने इंडियन जुडिशरी के लिए इतना बढ़िया काम किया, उसको तो हमें ध्यान लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, अब मेरा जो फेथ है, मेरा जो भगवान है, तो मैं तो घर में मैं भी पूजा पाठ में विश्वास तो करता ही हूँ। हर सुबह भगवान का नाम लेके ही मैंने अपना कोर्ट कचहरी का काम शुरू किया है ना। तो ये एक प्राइवेट मामला है,
तो आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, जो प्राइवेट मामला है, चाहे मेरे घर में कोई मेहमान भी आए, उसमें अगर सोशल मीडिया का फोकस अगर नहीं रहे तो उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया का फोकस आ गया, इसीलिए लोगों के मन में है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो मीटिंग हुई थी वो सिर्फ गणेश वंदना के ही में सीमित था, और उसमें कोई कोर्ट कचहरी या केस के मामलों के बारे में कोई बात, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि कुछ हुई नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। एक कानून जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है और उत्तराखंड सरकार ने उसे लागू भी कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कई अन्य सरकारें लाने की दिशा में काम कर रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और कितना ज़रूरी है देश के लिए या फिर कितना गैर ज़रूरी है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे आपने कहा है, एक स्टेट में लागू हो गया है और कल्पना जारी है, परिकल्पना जारी है और स्टेट में वहाँ पे होंगे नहीं होंगे। आखिर में एक कानून जब लाते हैं सरकार, कोई भी सरकार, चाहे स्टेट हो या चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनली वो कानून जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसका फैसला कई पहलू में देख के उसको फिर दिया जाता है। तो मुझे बिल्कुल, मैं मन में श्योर है कि ये कोर्ट में तो जरूर जाएगा। तो मैं अभी तो सेवानिवृत्त अभी हुआ हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएंगे, तब किस पहलू के ऊपर इसमें बहस होएगी, उसी के ऊपर इसके ऊपर आखिर में फैसला होएगी। तो एक मिनट का इंटरव्यू में ये आपका नहीं स्पष्ट किया जा सकता, नहीं संभव है। तो इसीलिए इसको कोर्ट के फैसला जरूर होएगी, तो कोर्ट में चैलेंज होएगी, तब उसका हम लोग इंतजार करेंगे। आपके साथ मैं भी इंतजार करूंगा। एक और कानून है जो काफ़ी वक्त पहले लाया गया था, पूजा स्थल अधिनियम 1991, और उस पर भी देश भर में लगातार चर्चा हो रही है। कुछ लोग, एक पक्ष उसे सही करार दे रहा है, दूसरा पक्ष उसे पूरी तरह से नकार रहा है, गलत करार दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी पेंडिंग है। आपकी मैं निजी राय जानना चाहूँगा, चूँकि आप अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आप अपनी राय हमारे सामने पेश कर सकते हैं या दे सकते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? पांडे जी, ये जो सवाल है, आप इस तरह से देखिए, किसी देश का हिस्ट्री 10 साल, 50 साल, 100 साल से तो नहीं है, और एक जगह का एक जो महात्म्य है, जैसे गया हुआ, वाराणसी हुआ, ये बहुत पुरानी सिटी है ना? बिल्कुल एंशियंट सिटी कहा जाता है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये लोग बहुत पुराने सिटी है, तो उसमें पुराने सिविलाइजेशन है। तो अगर आप सिविलाइजेशन के तौर पर जो हिस्टोरिकली सिविलाइजेशन हमारे सामने आ रही है, भाई यहाँ पे ये सिविलाइजेशन बसा करते थे, है ना? उस सिविलाइजेशन कुछ सालों साल चलता आया है कि इस जगह पे ये सिविलाइजेशन बसा हुआ था, और उसको आप, मैं खोदने का, ज़मीन खोदने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप गहराई से अगर खोदोगे तो उस सिविलाइजेशन के नीचे कई लेयर आपको मिल सकता है। लेकिन शांति बजाय रखने के लिए, जो ट्रेडिशनली विश्वास किया जा रहा है उसको बजाय रखने के लिए, ये ज़्यादा इसको ना खुदरे, उसके लिए ये कानून बनाया गया था। अब हम लोग के सामने चॉइस है कि हमने ए जगह में भी खुदवाई चालू करें, बी जगह में भी खुदवाई चालू करें, तो इसका अंतिम क्या होगा? क्योंकि आप एक लेयर तक पहुंचेंगे, वहाँ पे आपको ए की जगह बी मिलेगी, या ए ही मिलेगी। सी स्तर पे अगर जाएंगे, वहाँ पे आपको चाहे सी मिलेगा, या सी नहीं भी मिल सकता है, एक्स मिल सकता है। तो इसका तो कोई अंत नहीं है। यानी हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भुला देना चाहिए, लेकिन उसको खुदेड़ना नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। एक जज को बहुत नियम संयमों से गुजरना पड़ता है ताकि साख कायम रहे और लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर कायम रहे।
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग अगर प्रभावित होते हैं मिसाल के तौर पर एक जज से, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या ऐसी दिशा हो एक जज की। मैं मतलब कहना ये चाहता हूँ आपसे, सवाल मेरा कुल मिलाकर के ये है कि एक जज के लिए ज़रूरी क्या है। मैं समझता हूँ एक जज को, उन्होंने जो शपथ लिया है जब वो जज बने, जितना हद हो सके वो ओथ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना काम करे। और जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट अपियर टू हैव बीन डन। तो जज विजुअली तो बिल्कुल जज साहब बैठे रहते हैं कुर्सी में, वो उनको सब लोग घेरे देखते रहते हैं। तो इसीलिए जज साहब को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लोग उनको समझे कि ये इनका तौर तरीका जज जैसा नहीं है। इसमें मैं एक मिसाल से एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं गुवाहाटी हाईकोर्ट में मैं जज था, तो हमारी बड़ी बेटी कजरी वो स्कूल में पढ़ रही थी। तो उनके स्कूल के कोई ये था, प्रोग्राम था कि आप लोग मेडिकल कॉलेज एक दिन जाएं और एक दिन कोर्ट जाएं, ताकि देखें कैसे तौर तरीका होता है। तो हमारी बेटी ने उसके क्लास के जो 10 बच्चे या 20 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, वो लोग उस दिन हमारे कोर्ट में भी आए। तो उन दिनों मेरा बहुत बैक पेन चल रहा था, तो एक्चुअली मैं छुट्टी ही लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग छुट्टी नहीं लेते हैं कोर्ट से। तो इसीलिए पीछे मैं थोड़ा सा बैग लगा के मैं थोड़ा सा सीधा नहीं बैठ पा रहा था कोर्ट में, तो मैं थोड़ा टेढ़ा होके कोर्ट में बैठा हुआ था। तो ये बच्चे लोग आए और फिर देख के चले गए। फिर शाम को जब मैं घर लौटा तो बेटी बोल रही है कि पापा ये तो हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि तुम्हारे फादर कैसा है, ये तो बड़े अकड़ के बैठते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि ये तो सीधा नहीं बैठते, ये वकीलों के बिल्कुल सामने टेढ़े होके बात करते हैं। लेकिन उनको क्या मालूम है कि उस दिन हमारा कितना पीछे माने दर्द हो रहा था और जिसके वजह से मैं सीधा नहीं बैठा। लेकिन यही मैं एक आपको परसेप्शन और इमेज की बात बता रहा हूँ कि हम लोग को सीधा बैठना चाहिए, कि कई बारी फिजिकल वजह से आप टेढ़ा बैठते हैं, लेकिन उसी का एक इमेज जनता में पहुंच जाती है, जैसे उन दिन वो स्कूल के बच्चों को लगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा। कहा यह जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बीते 1.5 दशक से मैं ही जुडिशरी को बड़े करीब से देख रहा हूं, चूंकि कवर करता हूं। ऐसा नहीं हो पाया है कि जो मुकदमे हैं उनको निपटाने में तेज़ी लाई जा सकी हो। क्या इस दिशा में सरकार और शीर्ष न्यायपालिका, हायर जुडिशरी कुछ प्रयास कर रहे हैं या फिर सिर्फ बयानबाजी ही होती है? पांडे जी, आप तो जैसे आपने कहा कि आप तो बहुत नज़दीकी से आपने कोर्ट का कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे कचहरी में अब केस का मामले का लोड इतना ज़्यादा है, तो इसमें बहुत जल्दी निपटाने का आप चाहे कोशिश भी करें, उसका थोड़ा सा मुश्किलात है। लेकिन इसमें मेरा एक वक्तव्य है, ये वक्तव्य ये है कि हमारे जो कमर्शियल लिटिगेशंस है, ये कमर्शियल लिटिगेशन कोर्ट का समय ना ऑक्यूपाई करते हुए, ये जो कमर्शियल लिटिगेशन है इसको आप आर्बिट्रेशन दिशा में आप इसको ढकेल सकते हैं। इसमें 2 चीज़ है, एक तो आर्बिट्रेशन के पास अगर जाएगी तो फैसला जल्दी हो जाएगी, जो कमर्शियल मामला है, और जो आर्बिट्रेटर है वो तो सजाए मौत को सजाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो नहीं कर सकता है। वो किसी को ये भी नहीं कह सकता कि ये दोषी नहीं है। ये तो सिर्फ कोर्ट का एक्टियर है। तो जो लिबर्टी वाले केसेस हैं, जो केस के डॉकेट के पीछे छुप जाता है, और कई सारे ये सब गरीब इंसान होते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छे अच्छे वकील, और उनके पास वकील भी नहीं होते हैं, तो ये सब केसेस ये थोड़ा सा बैक साइड में चली जाती है। तो ये लिबर्टी वाले जो केसेस हैं, ये सिर्फ कोर्ट और कचहरी ही कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा बढ़वा देने के लिए
जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, मीडिएशन हुआ और आर्बिट्रेशन हुआ, तो इसको थोड़ा सा बढ़वा देना चाहिए। और हमारी सरकार कहती भी है कि भाई इंडिया हमें आर्बिट्रेशन हब बनाना है, लेकिन अक्सर ये बातों बातों में ही रह जाता है। लेकिन उसके साथ जो और कुछ करना चाहिए, इसमें जितना होना चाहिए उतना कई बार नहीं दिखता है। यानी कि सरकार और हायर जुडिशरी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हल नहीं निकल पा रहा क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आबादी है और मामले भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगी तो कोर्ट कचहरी में उनको एहसास होगा कि भाई हमारे कोर्ट में इसका मेरा जो अभी परेशानी हो रही है, इसमें कोर्ट में मुझे हल मिल सकता है। तो आगे अगर ये जानकारी जब नहीं थी तो लोग नहीं जाते थे जी, अक्सर कोर्ट जाने लगे हैं। तो आपने सुना जस्टिस ऋषिकेश रॉय साहब को, जिन्होंने हमें तमाम सवालों के जवाब दिए और ये भी स्पष्ट कर दिया कि इतना आसान नहीं है किसी जज को प्रभावित करना, और ये भी बता दिया कि कई बार कई मौके ऐसे होते हैं जब जज की जो टिप्पणी होती है उसका अभिप्राय मौजूदा समय चल रही सुनवाई के संबंध में होता है, और फैसले में जब कुछ बदलाव होता है तो उसकी वजह दूसरी होती है। कानून को देखकर ही एक जज फैसला लेता है और कितना त्याग उसे करना पड़ता है, इसकी जानकारी भी हमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने दी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपने निमंत्रण करने के लिए। ये वार्तालाप बहुत अच्छी रही मुझे।